Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to start here with next part, that is part 3 of the CBSE class 9th physics chapter 10, which is regarding gravitation. In the earlier two parts, we have done up to weight. Now we are weight of any object. Now we will start weight of an object on the moon. कि चंद्रमा पर किसी चीज़ का अगर हमने भार कैलकुलेट करना है तो उसे किस प्रकार करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नहीं है, इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, like the earth attracts an object, the moon also attracts. ठीक है। The mass of moon is less than that of earth, due to which the moon exerts lesser force of attraction in objects. चंद्रमा का जो मास है वो धरती की अपेक्षा कम है, इसलिए ये कम फोर्स लगा पाता है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में देखेंगे। चंद्रमा पर हम कैसे भार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मास वैसे ही ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू एम। स्मॉल एम कर लेंगे, ऑब्जेक्ट है। लेट इट्स वेट ऑन मून बी इक्वल टू, अब ये मून पे है तो हम इसका वेट डब्ल्यू एम कर लेंगे, मान लेंगे। लेट मास ऑफ द मून बी, लेट मास ऑफ द मून बी, कैपिटल एम कर लेंगे हम, एम स्मॉल एम मीन्स मून, एंड रेडियस ऑफ लेट ऑफ द मून बी, इसका रेडियस हम मान लेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल एम से मून, आर से रेडियस, एम से मून, राइट। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे हमने अर्थ के केस में अप्लाई किया था, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, हम निकाल लेंगे द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी। तो वेट हमने क्या माना है, डब्ल्यू एम ऑब्जेक्ट का वेट, जी आपको पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब मास एम एम, मास ऑफ मून मल्टीप्लाइड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर और डी, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ मून, राइट। सो अब इसका जो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगले हिस्से में, तो अब ये इक्वेशन आ गई, मान लो
राइट। अब उसके बाद आपको हमने पिछले उसमें वीडियो में इक्वेशंस जो है डिराइव की थी कि W इक्वल टू mg एज W इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक इक्वेशन है ये हमने डिराइव की थी। दूसरी इक्वेशन जो है हमने डिराइव की थी पिछले उसमें कि जो G है, G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट। तो ये हमने क्या निकाला था, फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। तो अब इसमें एक चीज़ और मानेंगे हम कि जो लेट, यहीं पे मान लो लेट वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, जिसका हम ये चंद्रमा पे निकाल रहे हैं वो अर्थ पे मान लेंगे, सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी इक्वल टू डब्ल्यू ई। ये अर्थ पे मान लिया हमने। मास ऑफ अर्थ हमें पता ही है, इक्वल टू m, एंड रेडियस ये भी हमने माना था उसमें r, अर्थ का रेडियस। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या आ गया कि जो WE है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो ये हमें मिल गया G m मल्टीप्लाइड m अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद अब हमें अर्थ की जो है मास भी पता है, रेडियस भी पता है, हमने पीछे किया था। तो देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज ऑफ masses and radius of अर्थ एंड मून का हम जो है वैल्यू हमें जो पता है वो लगा देंगे इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम वो वैल्यूज लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा फिर, डब्ल्यू एम इक्वल टू जी की वैल्यू बाद में लगाएंगे हम 7.36, ये हमें पता थी। उसकी जो मून का मास है वो इतना है 7.36 मल्टीप्लाइड 10⁻²2। m की वैल्यू हमें पता नहीं, और जो मून का रेडियस है वो आ गया 1.74 मल्टीप्लाइड 10⁻6 m होल स्क्वायर, राइट। तो इससे हमें क्या मिला, फिर हमारे पास WM की वैल्यू आ गई। WM क्या था, वेट ऑन द मून, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है, इसके लिए आई हैव टू
रब दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से आपने कर लेना है। रबिंग दिस पोर्शन, सो आई हैव गॉट स्पेस नाउ। अब इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, ध्यान से, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिला वो क्या था कि WM इक्वल टू 2.431 मल्टीप्लाइड 10⁻10 G मल्टीप्लाइड M, राइट। इसको हम दे देंगे नंबर 5। उसके बाद जो है इस ऐसे ही हमें WE की वैल्यू निकालनी है, जो वेट ऑन अर्थ, तो ये मिल गया हमें 1.474 मल्टीप्लाइड 10⁻11 G इंटू M, ये हमने दे दिया 6, राइट। बाय डिवाइडिंग, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 6। 5 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा WM अपॉन वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, ये आ गया हमारा 2.431 मल्टीप्लाइड 10⁻10, ये किया हमने, और ये हो गया 1.474 मल्टीप्लाइड 10⁻11। तो ये जो है बच्चों और जो इसको हम लिख देंगे W मास ऑन मून, सॉरी वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ का रेशियो जो आएगा लगभग जो है 0.165 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 165 अपॉन 1000 आ जाएगा ये, तो ये लगभग 1/6, राइट। तो यही हमने डिराइव करना था कि हमें क्या मिला, देयरफॉर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून किसके बराबर होगा, इसका 1/6, सॉरी 1/6 हो जाएगा ये, 1/6 मल्टीप्लाइड इट्स वेट ऑन अर्थ। सो यही हमने जो है प्रूव करना था, राइट, कि जब पृथ्वी पे भार होगा, जो चंद्रों पे भार होगा, जो धरती पे जितना उसका भार होगा उसका 1/6 हो रह जाएगा। मान लो यहाँ पे किसी का 36 किलो है तो चंद्रों पे वो 6 किलो रह जाएगा, राइट। नाउ उसके बाद वेट मास के बाद हम चलेंगे किसके ऊपर, थर्स्ट के ऊपर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थर्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस थर्स्ट? थर्स्ट मैंने धक्का, प्रेशर, force, the force acting on an object perpendicular to its surface is called thrust, right। जब कोई भी बल किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लंबवत रूप से लगता है तो उसे हम थर्स्ट बोल देते हैं, राइट। जैसे अगर हम एक ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो उसकी हेल्प से लगाते हैं, ड्राइंग पिन्स की सहायता से, आपने ड्राइंग में देखा होगा। तो हम उसके जो पिन लगाते हैं, जब शीट लगाने के बाद जो पिन है उसको दबाते हैं अपने थंब से, ठीक है, प्रेस करते हैं थंब से,
तो उससे क्या होगा कि जो जो बल है वो परपेंडिकुलर रूप से लगता है किसके ऊपर, बोर्ड की सरफेस के ऊपर। तो इस जो परपेंडिकुलर बल लग रहा है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाता है तो उसे हम थ्रस्ट बोल देते हैं। तो अब क्योंकि ये भी एक फोर्स है थ्रस्ट, तो इसलिए इसका यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का है। तो ये जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, और SI यूनिट न्यूटन है, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसको हम डाइन बोल देते हैं। ठीक है, राइट, छोटा यूनिट। तो उसके बाद थ्रस्ट जैसी ही चीज़ है एक प्रेशर, राइट, प्रेशर। तो प्रेशर आपने सुना ही होगा, ये भी दबाव है। जब वो जो थ्रस्ट था वो परपेंडिकुलरली लग रहा था, जो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा था उसको हम थ्रस्ट बोल रहे थे। अब जब ये जो थ्रस्ट है पर यूनिट एरिया लगेगा उसे हम प्रेशर बोल रहे हैं, राइट। पर यूनिट एरिया पे जो बल लगेगा उसे हम प्रेशर बोलेंगे। तो जैसे ये प्रेशर है, प्रेशर का हमने जैसे डेफिनेशन में ही बोला कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, के हर एक यूनिट एरिया पे जो बल लग रहा है उसे हम प्रेशर बोल देंगे। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रेशर है इस थ्रस्ट यानी फोर्स और एरिया का अनुपात है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, यानी प्रेशर हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, राइट। तो इसीलिए इसी प्रकार जो इसका SI यूनिट है, ये जो साइंटिस्ट हैं पास्कल, इनके नाम पर दिया गया है इसको, पास्कल को। तो पास्कल क्या है, पास्कल PA स्मॉल उससे लिखते हैं इसको, PA। तो ये जो पास्कल है ये किसके बराबर होगा, ये होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्केयर। इसको ये जो है ये स्केयर है, ये ऐसे लिखा गया है, तो इसको ऐसे लिख देंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्केयर। ठीक है, तो पास्कल जो है एक छोटा यूनिट है। जो बड़ा यूनिट है इसका एक्चुअल प्रैक्टिस में हम किलो लेते हैं, किलो पास्कल बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे आप उलझ ना जाए, कंफ्यूजन आ जाए, तो क्योंकि यहाँ पे हम NM-2 लिखा है, तो जब ये मीटर जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रेशर, दबाव जिसे बोल देते हैं। अब अगली जो चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर, अब यहाँ पे आपने इस संदर्भ में एक चीज़, प्रेशर के संदर्भ में एक चीज़ नोट रखनी है। ये स्पेशल नोट लिखा गया कि प्रेशर जो है दो चीज़ों के, दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। एक तो जो हम बल लगाएंगे फोर्स अप्लाइड, और जो एरिया जिसके ऊपर ये फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर जो बल आपने छोटे एरिया पे लगाया वो लार्ज प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे एरिया पे लार्जर प्रेशर देगा वही बल, सेम फोर्स, और स्मॉलर प्रेशर पे बड़े एरिया पे जो है स्मॉलर प्रेशर देगा, और छोटे एरिया पे वो लार्ज बड़ा प्रेशर देगा। सेम बल सेम फोर्स, ये ध्यान रखना है। तो यही जो कारण है, इन सब चीज़ों के पीछे यही कारण दिया गया है कि जैसे जो नेल्स हैं, कीले हैं, तो उनकी जो टिप हम पॉइंटेड बनाते हैं, तीखी बनाते हैं, तो क्योंकि वो स्मॉल एरिया होता है, पर उसके ऊपर जो लगाया गया बल जो है, पिन की जो ऊपर वाली टिप है वो मोटी बनाई जाती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बल लगता है। तो उसकी वजह से जैसे ही हमने उसको कहीं पे गाढ़ा कील को ठोका तो वो आसानी से ठुक जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो चाकू हैं उनके जो एज हैं शार्प बनाए जाते हैं, और जो उनकी ऊपर वाली सतह है थोड़ी वो मोटी होती है। तो जैसे ही उसके ऊपर दबाव डालते हैं ऊपर वाली सतह से, तो वो जो है अपने ऑब्जेक्ट्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स को इजीली काट देता है।
इसी तरह जब आपने देखा होगा जो डैम या बनाते हैं या बिल्डिंग जब बनाते हैं तो वहाँ पे नींव जो है चौड़ी रखी जाती है, ठीक है। तो चौड़ी इसलिए रखी जाती है कि जो बिल्डिंग या डैम का जो वेट है वो थोड़ा लार्जर एरिया पे स्प्रेड करे, लार्जर एरिया पे आए। तो जितनी दीवार होगी अगर उतनी ही नींव बना देंगे तो वो उसको एक्सपैंड करने के लिए जो है एरिया कम मिलेगा, ठीक है। तो वो गिर भी सकती है, कोलैप्स भी हो सकती है, इसलिए जो नींव को जो है चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े ट्रक होते हैं, उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि उनको रोड पे जो चलने के लिए ज़्यादा जो एरिया मिले, तो वो भी ट्रक को पलटने से, कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसी तरह जो ट्रेन ट्रैक्स हैं उनके ऊपर बड़े, उनके नीचे बड़े बड़े स्लीपर रखे जाते हैं ताकि इसी के जब ट्रेन का जो टायर है उसको जब वो प्रेशर पड़े तो फैल सके और ट्रेन जो है पलटने से, कोलैप्स होने से बच सके, राइट, क्योंकि ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा वेट आएगा। तो इसी प्रकार जब स्नो या सैंड में चलते हैं लोग तो उनके जो सोल हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं ताकि जब वो सैंड पे चलें तो उसके अंदर वो धंस ना जाएं, उनको जो सैंड का ज़्यादा एरिया मिले चलने के लिए, राइट। तो इन सब चीज़ों के पीछे ये कारण है कि द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स ए लार्जर प्रेशर। जब कोई भी बल है जो स्मॉलर एरिया पे काम करेगा वो लार्जर प्रेशर देगा, और जो लार्जर एरिया पे कम करेगा वो स्मॉलर यानी कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम अगला जो हमारा वो है टॉपिक इसके अंदर है फ्लूइड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या होते हैं। जितने भी लिक्विड और गैसेस, बहने वाली चीज़ें हैं, उनको लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोल देते हैं कि दैट इज एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसे हम फ्लूइड बोलेंगे। तो इसी प्रकार हमने आगे जो पढ़ना है वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स, के फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है। तो ये सोल्ड नहीं है, सॉलिड है, राइट, इसको ठीक कर लीजिएगा। एज वी नो दैट ए सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि ये वेट की वजह से जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, डालता है। इसी प्रकार जो फ्लूइड हैं यानी लिक्विड और गैसेस, ये है विथ नहीं है, वेट है, WEIGHT। तो उनका भी वेट होता है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहाँ पे? बेस की तरफ, बेस की तरफ। और जो कंटेनर की वॉल्स हैं जिसमें वो रखे जाते हैं बर्तन या कुछ भी है, सिलेंडर, तो उसकी दीवारों पे वो बेस की तरफ और दीवारों पे प्रेशर डालेंगे। तो ये जो प्रेशर है वो हर चारों दिशाओं में वो बराबर डालते हैं। तो इसके बाद इसी चीज़ से रिलेटेड हम जो पढ़ेंगे वो है बॉयंसी और बॉयंट फोर्स। बॉयंसी मतलब कि किसी भी लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऊपर की तरफ जो है प्रेशर डालता है या फोर्स जो है डालता है, या इसे हम अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट बोल देते हैं। वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि जो उस लिक्विड में अगर हम कोई चीज़ डालेंगे तो उसकी जो है ऊपर की तरफ जो बल लगेगा उसे हम बोल देंगे बॉयंसी। जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसे हम बॉयंसी बोलेंगे। और जो ये बल लगेगा बॉयंसी की वजह से तो उसे हम बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये लिक्विड के संदर्भ में है। जो बॉयंसी है वो लिक्विड है, इसमें गैसेस नहीं आएंगी कि अभी आप इसको सारे फ्लूइड समझ लो, सिर्फ लिक्विड। तो ये गैसेस भी शो करती हैं बॉयंट फोर्स पर, क्योंकि जो गैसेस हैं उनका जो बॉयंट फोर्स है वो कम होता है
लिक्विड्स की बजाय। ठीक है, तो इस बेसिक को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लो हम कोई खाली बोतल प्लास्टिक की जिसका मुंह हमने ढक्कन से बंद कर रखा है टाइटली, तो एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते हैं तो ये पानी में तैरना लग जाएगी, ये सबको पता है। पर जब हम इसको अपनी हथेली के दबाव से थोड़ा अंदर करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक पुश मतलब धक्का सा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ इसको जब हम डालते हैं तो हमारे बल को ऊपरी तरफ धकेल रही है, वो लिक्विड का प्रेशर है जो कि पानी का है। ठीक है, और जब हम इसको और अंदर की तरफ ले जाएंगे बाल्टी में तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो ये क्यों है कि ये जो धरती का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमने पीछे पढ़ा वो काम करता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बोतल के ऊपर। तो इसको जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ काम करता है। ठीक है, और अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है जबकि पानी जो है बोतल के ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और वो जो है पानी का बल है वो उसके वेट से ज़्यादा है, किसके, बॉटल के वेट से। ठीक है, तो जब इसको छोड़ते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बोतल एकदम बाहर आ जाती है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये करेगा डेंसिटी के, फ्लूइड कितना गाढ़ा है या पतला है इसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। राइट, आगे चलें। अब ये आगे आ गया है कि फैक्टर्स ऑन विच बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट डिपेंड्स। ये बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले तो ये वॉल्यूम के ऊपर निर्भर करेगा। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड, जितना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, ग्रेटर इज द बॉयंट फोर्स होगा। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट जो है हमने पानी में डाली उसका अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा, और जो डेंसिटी है जिस में हमने डाली है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉयंट फोर्स भी उसके ऊपर ज़्यादा लगे। ठीक है, अब इसी चीज़ से संबंधित एक बात आपने याद रखनी है, रीजन्स वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, और ये सिंड नहीं है ये सिंक है, कि वस्तुएं पानी में तैरती हैं या डूब जाती हैं, तो उसका क्या कारण है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो ऐसी वस्तुएं जिनकी डेंसिटी लिक्विड से, जिस लिक्विड में डालेंगे अगर उससे कम होगी तो वो उसके ऊपर तैरेगी। ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो उसमें सिंक हो जाएंगे, सिंक इन द लिक्विड। ठीक है, इसका एक साधारण सा एग्जांपल लें हम कि जब हम एक लोहे की कील को पानी में डालते हैं तो वो जो है उसके अंदर डूब जाएगी, पर जब हम उतने ही भार का मतलब कील जितने भार का एक कॉर्क का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो ये तैरेगा। तो ये इसी वजह से है कि जो आयरन की कील है, लोहे की कील है, उसकी डेंसिटी वो पानी से ज़्यादा है तो इसलिए ये डूब जाती है, जबकि जो कॉर्क की डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है इसलिए वो उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर जो है कि जो शिप है लोहे और स्टील से बना हुआ वो पानी के ऊपर तैरता है, इसी वजह से है। पर अगर हम उतने जितना उस शिप का भार है उसको हम उसके बराबर लोहे और स्टील की चद्दरों के रूप में उसको डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है, जबकि वो तैरेगा शिप।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड होली और पार्शली इन ए फ्लूइड, कि जब किसी चीज़ को हम पूरा या थोड़ा सा पानी में या गैस में यानी फ्लूइड्स में डुबोएंगे तो ये ऊपर की तरफ, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है, एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स महसूस करेंगी जो कि उनके द्वारा जो वो लिक्विड या गैस को हटाएंगे उस वेट के बराबर होगा। ठीक है, वो फोर्स मतलब मान लो हमने किसी चीज़ को किसी लिक्विड या गैस में डुबोया तो ये एक अपवर्ड फोर्स महसूस करेंगी। वो अपवर्ड फोर्स जो है ऊपर की तरफ जो बल महसूस करेंगे वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड या गैस डिस्प्ले, जितना ये गैस या फ्लूइड को हटाएंगे उसके बराबर हो। तो इसके ऊपर, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनाई गई है। तो आर्किमिडीज के बारे में बता दूं कि वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये प्रिंसिपल जो है दिया था। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती हैं कि ये शिप्स और सबमरीन्स में तो यूज़ होता ही है। ठीक है, क्योंकि वो अपने वेट के बराबर पानी को हटाते हैं और चलते चले जाते हैं। ठीक है, और ये लैक्टोमीटर्स, दूध का जो मापते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को मापने वाला आपने देखा हुआ डेयरीज में जो यूज़ करते हैं वो लैक्टोमीटर्स के ऊपर इसके ऊपर ही बेस्ड है। और इसी तरह ये हाइड्रोमीटर जो भी लिक्विड की डेंसिटी को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं, जो यंत्र। ठीक है, तो उसमें भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ होता है। Now next we will do last part of our chapter, that is density. Density क्या है? Density of a substance is defined as the mass of a unit volume of the substance. तो इससे क्या निकला नतीजा? इससे रिजल्ट निकला कि जो डेंसिटी है वो मास बटा वॉल्यूम आएगी। ठीक है, तो डेंसिटी का यूनिट जो है m-3, ये m-3 नहीं है बच्चों, इसको पढ़ना m⁻⁻3, राइट, क्योंकि वॉल्यूम से m वॉल्यूम ऐसे हुआ ना, ये मास ओवर वॉल्यूम m, तो ये बन गया m, वॉल्यूम आपको पता ही है 3 को यहाँ से बनाइए m-, राइट। सो m-3 मास के लिए हमने किलोग्राम यूज़ किया है, यहाँ पे ये देख लेंगे तो ये बने किलोग्राम -3, kg m-3, राइट। तो CGS यूनिट इसका ग्राम, ये किलोग्राम से बनेगा तो ये छोटा यूनिट ग्राम से बनेगा, और ये मीटर से बना है तो छोटा यूनिट सेंटीमीटर से, चीज़ वही रहेगी वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो पानी की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे है 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 या 1000 किलोग्राम मीटर -3, ये इसमें CGS में आ गया 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 और ये आ गया SI यूनिट, राइट। तो इसी प्रकार जो सोने की डेंसिटी है 19.3 ग्राम सेंटीमीटर -3 है या 19,300 किलोग्राम मीटर -3 है। तो इस डेंसिटी का पता करने का क्या फ़ायदा है कि इससे हम जो हैं प्योरिटी को चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, सोना, पानी, कितना जो भी है उसकी प्योरिटी इससे चेक की जा सकती है डेंसिटी से, राइट। वो आगे देखोगे आप हायर क्लासेस में। अब उसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी से ही बना है रिलेटिव डेंसिटी, बस इसमें फ़र्क क्या है? रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, डेंसिटी का रेशो किससे होगा? दैट ऑफ वाटर, पानी से 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये स्टार नहीं है, ये 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 4 डिग्री, राइट, 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी? डेंसिटी जितनी हमने निकाली ऊपर सबस्टेंस की बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो
अब क्योंकि जो ये रिलेटिव डेंसिटी है, ये इसका कोई भी यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो आई है रेशियो से आई है ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। ये सिमिलर क्वांटिटीज़ ऊपर से जो आई है ये सिमिलर डेंसिटी से, तो इसलिए इसका यूनिट नो यूनिट। चलो एक चीज़ आप याद करने से बच गए, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट। तो फिज़िकली जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की, physically relative density of a substance is the number of times the given substance is heavier than equal volume of water। के पानी के इक्वल वॉल्यूम से जितना वो भारी होगा, जितने गुना भारी होगा उतने गुना उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती जाएगी। तो जैसे कि हम अगर कहें सोने की डेंसिटी 19.4 है, तो इसका मतलब जो सोना है पानी के उतने अमाउंट से 19.4 गुना भारी होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग हो गया। तो अब बच्चों ये हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कृपया इसको ज़रूर आप देखें। राइट, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके रिस्पांस जो मिल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। इसको इसी तरह आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से, फ्रेंड्स से जो है सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम ऐसे ही आपको हेल्प करने के लिए वीडियो डालते रहें और आपकी हेल्प करते रहें, और आपके बाकी साथियों की भी हेल्प की जा सके। राइट, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है समझ नहीं पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक इसको याद करें, रिवाइज करें। ये चीज़ें बार बार लर्न करने से, याद करने से जो है आपके माइंड में आएंगी। समझें इसको। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, या आप अपनी ईमेल हमें सेंड कर दीजिए, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशंस भेज देंगे। राइट, अगले वीडियो तक थैंक्स एंड गुड बाय।